अभी हम लोकतंत्र के मामले में एक तीसरा तर्क पढ़ने जा रहे हैं। लोकतंत्र का तीसरा तर्क। लोकतंत्र का तीसरा तर्क क्या है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है लोकतंत्र। ठीक है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और ज़्यादा देखने को मिलेगा, टकराव देखने को मिलेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग, जातियां भी जुदा जुदा। तो दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद भी अलग अलग है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वे दूसरों को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। फिर ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता, कोई स्थायी रूप से हारता नहीं है। सो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र की एकजुट बनाए रखता है। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। ये तर्क जो है वो लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत है वे किसी व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और एक उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तो भी हम दूसरों से बहुत बेहतर है। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक समानता पर आधारित है। यहाँ गरीब, सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे को है। लोग किसी शासन की प्रजा न होकर खुद अपने शासक है। अगर वे गलतियां करते हैं तो उसके लिए उनको जवाब भी खुद ही देना होता है। तो ये लोकतंत्र की पहचान है बच्चों। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क देखिए। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि हम इसमें गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। और यही मुझे सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट विशेषता लगी है इसकी, कि इसमें गलतियां होती हैं, ये दूसरों से बेहतर है, लेकिन गलती ठीक करने का अवसर भी हमें यहीं पर मिलता है। जैसा कि ऊपर हमने देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ तो यह है कि इसमें गलतियों को देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश ही सबके सामने लोकतंत्र में हो सकती है। इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जाए, या तो समूह अपना फैसला बदल ले या उस शासक को ही बदला जाए, क्योंकि ऐसा गैर लोकतांत्रिक सरकारों में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस चर्चा को समेटते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही ये सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन ये साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और लोकतंत्र के लोगों को इसका अनुभव है। ये अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर ये इनमें से कुछ काम करने में असफल होता है, ठीक है, तो इसमें गलती सुधारने की संभावना है। इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इस वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था हम मान सकते हैं। जैसे कार्टून देख सकते हैं आप, हम मतदाता बहुत नाराज़ है, अब हम और सहन नहीं करेंगे, हमारा धन हड़प लिया, ये लिबरल पार्टी घमंडी हो गई है, सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया। ठीक है, आप देख रहे होने वाले आगे चुनाव, जब हम वही करने जा रहे हैं जो कैनेडियन अच्छे ढंग से करता है, यानी हम फिर उनको जिता देंगे।
तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं कि जनता जो है वो लोकतंत्र से कितनी नाराज़ है ना। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का वृहत अर्थ, मतलब बड़े मायने में लोकतंत्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा है। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जिसमें हमें लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको बिठा कर के सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं होता। अगर ये संभव हो तब भी हम हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, उसकी इच्छा, उसकी योग्यता और उसका कौशल नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्टता लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। हमें लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ क्या है ये जानना होगा। फिर देखिए आप आगे, कार्टून के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। ज़रा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले ले सकते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, जो लोकतंत्र को महत्व देता हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी में सारे फैसले करते हैं। क्या ये लोकतंत्र की बात करेंगे? लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के बावजूद उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? उस फैसले से होता है जिससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उसकी स्वीकृति से फैसला लेना। यानी जो बहुत शक्तिशाली नहीं हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होता है जितना एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का होता है। यानी कमज़ोर को भी मौका देता है लोकतंत्र और मजबूत को भी मौका देता है। ये बात सरकार पर भी लागू होती है और परिवार पर भी, किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है बच्चों जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम कर सकते हैं। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को ज़रूर करना चाहिए। जैसे देखिए, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वास्तविक लोकतंत्र आ जाएगा। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला करने के लिए समान भूमिका निभानी चाहिए। वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है, हर नागरिक को इसके लिए सूचना, समान उपलब्धता और बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर परखेंगे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। किसी भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हमें न्यूनतम
या काम चलाऊ लोकतंत्र या अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने का मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर बातें नहीं की है ज़्यादा, हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है बच्चों। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद लेना जरूरी है कि लोकतांत्रिक जीवन के पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला कई प्रकार से हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। ठीक है, इसके बारे में हम पार्ट 4 में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तो लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग एक साथ बैठकर सीधे फैसले ले सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को भी इस प्रकार से ही काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? तो देखिए आगे क्या लिखा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वो लोकतंत्र की सबसे कम शर्तें हैं, पर इससे एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र, आपका क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि एक आदर्श लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। ये स्थिति एक के बारे में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया बचाए रखने और मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वे हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। ये लोकतंत्र की ताकत है या कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। ठीक है, और यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और एक दल के शासन जैसे अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों की राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं होती। अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें ये चाहती ही नहीं कि अगर राजनीति में हम हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को भाग लेने पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ध्यान देना ज़रूरी है, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, आपका अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और कुछ तर्क दिए हैं जिसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। अगर आपको पाठ समझ में आया है तो आप इन निर्णयों पर मजबूती से जवाब दे